बिस्मिल्लाहिर्रहमान। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। उम्मीद करता हूँ बेटा आप सब खैर आफियत से हैं। आज के लेक्चर में हम बीएस फिज़िक्स थर्ड सेमेस्टर पंजाब यूनिवर्सिटी की तरफ से आया हुआ एक पेपर जिसका कोड है मैथ 2004 और ये पेपर है आपका 2024 का। ये फॉल 2023 का मतलब है कि लास्ट ईयर 2024 में पेपर आपसे पूछा गया है। इसके ऊपर डिस्कशन करने जा रहे हैं। आपका ये कंप्लीट पेपर आपकी जो लोकल टेक्स्ट बुक है एस.एम. यूसुफ साहब की कैलकुलस एंड एनालिटिक ज्योमेट्री, ये कंप्लीट पेपर आपका इस बुक में से है। इसको पेपर में आपके पास क्वेश्चन नंबर 1 शॉर्ट क्वेश्चन, टोटल इसके 5 शॉर्ट क्वेश्चन हैं। हर क्वेश्चन आपका 6 नंबर का है, 30 नंबर ये हैं। इसके बाद आपके यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 2 में 3 लॉन्ग क्वेश्चन है और हर क्वेश्चन आपका 10 नंबर का है। तो पेपर तकरीबन इजी है, मुश्किल नहीं है, बस थोड़ा सा लेंथी है। तो मूव करते हैं इसके क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 1 में आपसे कहा जा रहा है, कहते हैं जी फाइंड द इक्वेशन ऑफ द एसिम्पटोट्स। एसिम्पटोट की इक्वेशन मालूम करनी है। कर्व आपको ये दी हुई है आर स्क्वायर साइन थीटा इक्वल टू ए स्क्वायर कोस 2 थीटा। तो अब इस क्वेश्चन के सॉल्यूशन की तरफ हमने मूव करना है। अच्छा जी, इसमें आपका जो क्वेश्चन नंबर 1 है बेटा जी, ये आपको ऑलरेडी मेरे एक लेक्चर नंबर 9 में आपको ये मिल जाएगा। हाँ जी, लेक्चर नंबर 9 है ये आपका। एक्चुअली एक्सरसाइज 7.1 का क्वेश्चन नंबर 22 है। ठीक है, इसको लेक्चर का जो लिंक है मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में रख दूंगा, आप उस लिंक पर क्लिक करें और ये क्वेश्चन आप वहाँ से देख सकते हैं। नेक्स्ट इसका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का सेकंड पार्ट एक्सरसाइज 7.2 में से है, क्वेश्चन नंबर 26 है। क्वेश्चन की जो स्टेटमेंट है वो आप यहाँ पर रीड कर लेते हैं हम। कहते हैं जी कि अ फार्मर हैज़ 1000 मीटर ऑफ बार्ब्ड वायर। बार्ब्ड वायर का मतलब है ये जो आपने अक्सर लोहे की तार जो देखी होगी, ठीक है, जो खारदार जो होती है तार आपने देखी है, ये इस वायर से एक 1000 मीटर की वायर है विद विच इज टू फेंस ऑफ। फेंस का मतलब है कि एक बाड़ लगाई गई है, ठीक है, ऑफ ऑल 3 साइड्स ऑफ अ रेक्टेंगुलर फील्ड। एक रेक्टेंगुलर फील्ड है, उसके इर्द गिर्द 1000 मीटर की लंबी तार है, उसको लगा दिया गया है। द फोर्थ साइड बीइंग बाउंडेड बाय द स्ट्रेट कनाल, जबकि जो चौथी साइड है वो एक कनाल है, ठीक है, यानी उधर वायर नहीं लगाई गई, वो साथ साथ एक नहर है। हाउ कैन दी फार्मर इनक्लोज द लार्जेस्ट ए फील्ड। आपने बताना ये है कि ज़्यादा से ज़्यादा बड़ी फील्ड फार्मर कैसे बना सकता है। इन अदर वर्ड्स वो ये पूछना चाह रहा है कि आप अपना जो रेक्टेंगुलर फील्ड उसने बनाया है उसकी डायमेंशंस क्या रखेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा एरिया इनक्लोज हो सके उसमें। तो ये थोड़ा सा मैंने इसको पिक्चराइज किया है। मतलब ये मेरा रेक्टेंगुलर फील्ड आ गया जिसकी ये
जो एक डायमेंशन है वो x मीटर सपोज कर ली है और दूसरी मैंने y मीटर सपोज कर ली है। और ये जो नीचे वाइट कलर की आपको नज़र आ रहा है ये वाला, ये सारी कनाल है, दिस इज़ योर कनाल, ठीक है। अब इसका मतलब आपका रेक्टेंगुलर फील्ड टोटल इसकी 3 साइडों पर ये मुश्तमिल है, चौथी साइड इसके कनाल है। अब यहाँ पर मैंने लेट कर लिया, लेट x एंड y बी दी डायमेंशंस ऑफ द रेक्टेंगुलर फील्ड एज शोन इन द फिगर। अब देखें, आप फिगर में गौर करें तो आपके पास जो चूँकि टोटल यहाँ पर 3 डायमेंशन है, इन डायमेंशंस में आप देखें x 1 मरतबा है और y 2 मरतबा है। तो इन दोनों का जो टोटल इस रेक्टेंगुलर फील्ड का पेरीमीटर आपके पास बन जाएगा वो कितना आ जाएगा, x+2y। यही मैंने लिखा x+2y। अब जब टोटल पेरीमीटर का मतलब है टोटल जो लेंथ आपको वायर की दी हुई है ये उसके इक्वल होगा, वो आ गया 1000 मीटर। यहाँ से आप x की वैल्यू निकाल लेंगे, ये आ जाएगा 1000 - 2y। अब आपने लार्जेस्ट फील्ड बताना है, मीन टू से आपने लार्जेस्ट एरिया बताना है जो कि इस फील्ड के अंदर इनक्लोज किया जा सकता है, या दूसरे अल्फाज में आपने बताना है कि लार्जेस्ट एरिया किस सूरत में बनेगा। तो आपने एरिया ऑफ रेक्टेंगल का फार्मूला पढ़ा है, वो आएगा x × y यानी लेंथ इंटू विड्थ। अच्छा, यहाँ पर अब इस चीज़ में कन्फ्यूजन नहीं होनी चाहिए कि आप कहें जी कि रेक्टेंगल में तो 4 साइडें हैं और तीसरी साइड इसमें सिर्फ 3 साइड हैं। देखें, जब आपकी 4 हैं या 3 हैं, आपने जब एरिया मालूम करना है वो ये सारा एरिया है इसके अंदर, ठीक है ना। तो चौथी साइड अगर वो बाउंड है कनाल के ज़रिए, ठीक है, तो उससे परेशान नहीं होना कि इधर आपने वायर क्यों नहीं लगाई, ठीक है। वायर लगा भी देंगे एरिया तब भी यही रहेगा, नहीं भी लगाएंगे तब भी यही रहेगा। अब ये आ गया एरिया A = x/y। अब यहाँ से आप जानते हैं जब मैक्सिमाइजेशन मिनिमाइजेशन की प्रॉब्लम आप करते हैं तो आपके पास अगर ये 2 वेरिएबल में फंक्शन है तो इसे आपने सिंगल वेरिएबल में कन्वर्ट करना है। तो ये x की वैल्यू कितनी है, 1000 - 2y, इसको यहाँ पर पुट कर दिया। अब आपके पास ये जो टोटल एरिया है, जो एरिया फंक्शन है, ये आपके पास एक वेरिएबल सिंगल वेरिएबल y में बदल जाएगा। y को अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे, आ जाएगा 1000y - 2y²। अब जानते हैं कि मैक्सिमाइजेशन मिनिमाइजेशन की प्रॉब्लम में आप निकालते हैं पहले क्रिटिकल पॉइंट। तो क्रिटिकल पॉइंट निकालने के लिए आपको फर्स्ट डेरिवेटिव चाहिए। मैंने यहाँ पर y के विद रिस्पेक्ट इसका डेरिवेटिव लिया, 1000y का डेरिवेटिव आ गया 1000 और 2y² का डेरिवेटिव आ गया 4y। क्रिटिकल पॉइंट निकालने के लिए आपने पहले डेरिवेटिव को 0 के इक्वल पुट कर दिया, ये आ गया 1000 - 4y = 0। यहाँ से y की वैल्यू आ गई 250। अब आप जानते हैं आपने 2 तरह के टेस्ट पढ़े हैं, फर्स्ट डेरिवेटिव एंड सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट। ये किस पर्पज़ के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं, ये आपने बताना है कि आपका दिया हुआ फंक्शन जो है वो क्रिटिकल पॉइंट के ऊपर मैक्सिमाइज़ वैल्यू रखता है या मिनिमाइज़। तो आपने इसके पहले डेरिवेटिव को दोबारा डिफरेंशिएट किया, 1000 का डेरिवेटिव 0 हो गया और इसका डेरिवेटिव आ गया -4, ये सेकंड डेरिवेटिव आ गया। अब सेकंड डेरिवेटिव में अपना क्रिटिकल पॉइंट y = 250 पुट किया। अब आप जानते हैं सेकंड डेरिवेटिव यहाँ पर है ही कांस्टेंट यानी -4। अगर फर्ज करें ये 4y होता तो मैं y की जगह 250 पुट करता, लेकिन इसमें जो कि y नहीं है, ये कांस्टेंट ही है, तो इसका आंसर -4 ही रहेगा, यानी सेकंड डेरिवेटिव आ गया <0। -4 हमेशा <0 है ना। सो बाय यूजिंग सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट क्या कहता है, सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट ये कहता है कि अगर आपके पास सेकंड डेरिवेटिव <0 आए तो आपने जिस फंक्शन को डिफरेंशिएट किया होगा वो मैक्सिमम वैल्यू रखेगा क्रिटिकल पॉइंट के ऊपर। सो एरिया A इज़ मैक्सिमम एट y = 250। y की वैल्यू 250 पर फंक्शन आपका हो गया मैक्सिमम। अब आपने सिर्फ x निकालना है, y की वैल्यू जो 250 निकली है इसे मैंने अपने फंक्शन x यानी x में पुट कर दिया। x था आपके पास 1000 - 2y, y की वैल्यू 250 आगे से सॉल्व किया तो x की वैल्यू आ गई 500। लें जी, हैंस द डायमेंशन ऑफ द फील्ड ऑफ लार्जेस्ट एरिया आर x = 500 मीटर, y = 250 मीटर, ठीक है। ये आपके पास है जी, डायमेंशन रखी जाएँ तो आपके पास जो एरिया निकलेगा फील्ड का वो मैक्सिमम होगा, सही। और आप गौर कर लें कि ये x और y की वैल्यू आपकी जो टोटल पेरीमीटर है वो 1000 बनता है इनके ज़रिए। वो कैसे बना था, आपने टोटल पेरीमीटर निकाला था इस तरह, x = 2y से, तो x की वैल्यू 1000 यहाँ, x की वैल्यू 500 यहाँ पर पुट कर दें और y की वैल्यू दोबारा पुट करें तो आप इसको सॉल्व करें तो आपके पास ये 1000 आ जाएगा, ठीक है। इट मीन्स आप सही कर रहे हैं। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 1 का थर्ड पार्ट, ये एक्सरसाइज 8.2 है और क्वेश्चन नंबर इसका है 17। देख लेते हैं इसको, ये कुछ इस तरह है। 8.2 का क्वेश्चन नंबर 17 है। क्वेश्चन ये है, कहता है जी फाइंड इक्वेशन ऑफ द स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू द पॉइंट एंड पैरेलल टू द स्ट्रेट लाइंस। आपने एक स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन मालूम करनी है जो इस पॉइंट P से पास कर रही है, और वो जो स्ट्रेट लाइन है वो जो आपने मालूम करनी है वो एक दूसरी लाइन A जो A और B से मिलकर बनेगी उसके पैरेलल है।
ठीक है। तो सिचुएशन कुछ इस तरह, मैंने कहा जी लेट एल बी दी रिक्वायर्ड लाइन, ये मैंने बना ली, जो वाइट कलर की आपको लाइन नज़र आ रही है, ये मेरी रिक्वायर्ड लाइन आ गई। पासिस थ्रू द पॉइंट, इस पॉइंट से पास कर रही है जो आपके पास गिवन है पी, एंड पैरेलल टू द लाइन ए बी, और ये जो आपकी वाइट वाली लाइन है, लाइन एल जो है, जो कि पी से पास कर रही है, इस लाइन ए बी के पैरेलल है। ये लाइन ए, ये पॉइंट ए आ गया, ये बी आ गया, तो इन दोनों को मिलाने वाली जो लाइन ए बी बनती है इसके पैरेलल है ये। ठीक है। तो अब आपने क्या करना है, सबसे पहले आप जानते हैं कि ये जो लाइन आपने मालूम करनी है ये 3D में है, 3 डिमेंशन में है। अब 3D में लाइन मालूम करने के लिए आपको सबसे पहले चाहिए होता है डायरेक्शन रेशियोज। ठीक है ना। अब चूँकि ये दोनों लाइनें पैरेलल हैं तो इन दोनों की डायरेक्शन रेशियो एक जैसी होंगी। तो मैं जिस तरह आप 2D में करते हैं ना, अगर दो लाइनें पैरेलल हो तो उनकी स्लोप आपस में इक्वल होती है, तो यहाँ पर दोनों की जो डायरेक्शन रेशियोज होंगी वो सेम होंगी। तो मैं ए बी की डायरेक्शन रेशियो निकाल रहा हूँ। अब ए बी की डायरेक्शन रेशियो कैसे निकलेगी, ए बी लाइन ए बी की डायरेक्शन रेशियो निकालेंगे, वो कैसे निकलेगी, बी में से ए के जो नंबर हैं कंपोनेंट्स हैं उनको माइनस करेंगे, बी के कोऑर्डिनेट्स में से एक्स कोऑर्डिनेट को माइनस करेंगे। हेंस हेयर डायरेक्शन रेशियोज ऑफ द लाइन ए बी आर, ए ये है हमारे पास और बी ये आपके पास है। तो बी ए बी का अगर बी ए होता बी ए, तो फिर मैं ए में से बी को माइनस करता, ए में से बी के कोऑर्डिनेट्स को, लेकिन यहाँ पर है ए बी लाइन, तो ए बी यानी टर्मिनल पॉइंट आपका है बी, तो बी में से ए को माइनस करेंगे, ये आएगा 2 - 3, आगे आएगा 7 - 4 और 5 - 7, 2 - 3 किया -1 आ गया, 7 - 4 किया 3 आ गया, 5 माइनस किया तो 5 - 7 -2। सिंस लाइन एल इज पैरेलल टू ए बी, ये दो लाइनें आप जानते हैं ये जो होते हैं इसे पैरेलल पढ़ते हैं, पैरेलल। सो बोथ लाइन्स हैव द सेम डायरेक्शन रेशियोज, डी रेशियोज मीन, या मैंने लिखा जो डी रेशियोज मीन डायरेक्शन रेशियोज। हैंस इक्वेशन ऑफ द लाइन एल, आपकी जो लाइन एल है जो कि इस पॉइंट से पास कर रही है, उसकी इक्वेशन बेटा कुछ इस तरह आ जाएगी, वो आपके पास आ गई जी, मैं इसको थोड़ा नीचे कर लूँ, ये इन दी डायरेक्शन वेक्टर। हैंस ये देखें क्या लिखा मैंने लिखा है इक्वेशन ऑफ रिक्वायर्ड लाइन एल इस पॉइंट से पास कर रही है और इसके पैरेलल है। ये जो डायरेक्शन रेशियो निकली है ना, अगर इसको मैं इस तरह ब्रैकेट के शक्ल में लिखूंगा यानी इस तरह, तो ये बनेगा डायरेक्शन वेक्टर। अच्छा, तो लाइन की इक्वेशन आप जानते हैं, कैसे मालूम करते हैं, x - x1 ओवर ए मीन डायरेक्शन वेक्टर का पहला नंबर, यानी ए की वैल्यू यहाँ पर -1 है, इक्वल टू y - y1 ओवर बी इक्वल टू z - z1 ओवर सी इक्वल टू सम रियल नंबर टी ले लेते हैं। ये आ गया जी x - x1 यहाँ पर 0 कैसे आ गया, आपकी जो लाइन है ना वो इस पॉइंट से पास कर रही है, पॉइंट पी आपको दिया हुआ है 0 -3 2, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने पुट कर दिया ये 0 और ये आ गया -3, ये आ गया आपके पास -2, और नीचे ए बी सी की वैल्यू, ये हमारे पास ए की वैल्यू है, ये बी की वैल्यू है, ये सी की वैल्यू है। ये लाइन पुट की, बाद में मैंने माइनस से मल्टीप्लाई करवा दिया, ये -1 +1 हो गया, इसके साथ आ जाएगा -3 और ये -2 है तो इसका प्लस हो जाएगा। ये आपकी रिक्वायर्ड लाइन है जी, ठीक है। नेक्स्ट मूव करते हैं इसके क्वेश्चन नंबर 1 के 4th पार्ट की तरफ। एक्सरसाइज 8.3 में से आया हुआ क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 18 है। क्वेश्चन की स्टेटमेंट कुछ इस तरह है, आपने प्रूफ करना है शो डैट द लाइंस, एक लाइन ये है एल, x = 3 + 2t और y = 2 + t और z = -2 - 3, और दूसरी लाइन है m = ये x = -3 + 4s, y = दिस एंड z = 6 - 5s। आपने प्रूफ करना है इस क्वेश्चन में, ये दो लाइनें दी हुई हैं, ये दोनों इंटरसेक्ट करती हैं। पहली बात तो ये दोनों एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती हैं। इंटरसेक्ट का मतलब ये दोनों, दूसरे फार्म में आपसे पूछना जा रहा है कि आप प्रूफ कर रहे हैं ये दोनों पैरेलल नहीं है ना ही परपेंडिकुलर, जस्ट इंटरसेक्ट करती हैं। फाइंड एन इक्वेशन ऑफ द प्लेन, और बाद में एक प्लेन की इक्वेशन बतानी है जो कि इन दोनों लाइंस को अपने अंदर कंटेन कर रहा है, यानी ये लाइनें उसके अंदर लाई ऊपर हैं, मतलब कुछ सिचुएशन इस तरह की है। ये देखें, ये मेरे पास आ गई लाइन एल, ये लाइन एल आ गई, ये लाइन एम आ गई आपके पास। आपका रिक्वायर्ड प्लेन ये जो मैंने ब्लू कलर का बनाया हुआ है, ये मेरा आपका रिक्वायर्ड प्लेन है, इसके ऊपर ये लाइन एल और एम है, ये दोनों इंटरसेक्ट कर रही हैं इस पॉइंट के ऊपर और ये इसके अंदर है। ये सारी सिचुएशन है आपने, तो आपने इस रिक्वायर्ड प्लेन की इक्वेशन मालूम करनी है, ठीक है। और दूसरा ये भी दिखाना है कि एल और एम दोनों एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती हैं। अब देखें, दो लाइनें अगर एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती हैं ना, तो कैसे किया जाएगा, इसको करने के लिए ये है कि मैं क्या करूँगा, दोनों लाइनों के जो नंबर्स हैं ना, यानी ये वाला एक्स और ये वाला एक्स, इन दोनों को आपस में इक्वल कर लूँगा, फिर यहाँ से y की वैल्यू को आपस में इक्वल करके इन दोनों को सोल्व करूँगा।
आप देखें आपका x जो है वो वेरिएबल t में है, y जो है और जो लाइन l है उसमें वेरिएबल t है और लाइन m में वेरिएबल s है। तो x, इन दोनों x को आपस में इक्वल रखेंगे, फिर y को भी इक्वल रखेंगे, फिर z को भी इक्वल रखेंगे। अब वो हमारे पास 3 इक्वेशन बनेगी। उन 3 इक्वेशन में से कोई सी 2 इक्वेशन को सॉल्व करूंगा, यानी दोनों x को इक्वल रख के t और s की वैल्यू निकालूंगा। t और s की वैल्यू को यहाँ पर तीसरी इक्वेशन में पुट करूंगा। अगर वो t और s की वैल्यू इन तीसरी इक्वेशन को सेटिस्फाइड कर गई तो इसका मतलब है कि ये दोनों लाइनें एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती हैं। ठीक है, अच्छा चलें जी, अब इसकी तरफ मूव करते हैं। ले बेटा, मैंने लिखा जी, सपोज दैट द लाइंस इंटरसेक्ट एट द पॉइंट दिस। ये दोनों लाइन, ये एल और एम जो है, ये दोनों इस पॉइंट पी के ऊपर एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती हैं, एक्स नॉट वाई नॉट जीरो। सो दिस पॉइंट विल लाइज ऑन द लाइन। अगर ये इन दोनों के ऊपर, दोनों लाइन इस पॉइंट पर इंटरसेक्ट करती हैं तो ये पॉइंट सारी सी बात है, इनका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होगा और उसको सेटिस्फाइड करेगा। जस्ट मैंने क्या किया, एक्स की जगह एक्स नोट लिख दिया, वाई की जगह वाई नोट, जेड की जगह जेड नोट। ये अगर आप ना भी करें, एक्स नोट वाई नोट जेड नोट नहीं लिखना चाहते, नो प्रॉब्लम, ठीक है, लेकिन सिर्फ ज़रा एक फॉर्मल वे से करना चाह रहा हूँ। अब मैंने क्या किया जी, इनको कंपेयरिंग कर लिया बाय कंपेयरिंग दीज टू वैल्यूज ऑफ बोथ लाइंस। यहाँ से एक्स नोट की वैल्यू आ गई 3 + 2t और यहाँ से एक्स नोट की वैल्यू आ गई -3 4 + s। इसी तरह ही जब यहाँ से आप वाई नोट को आपस में कंपेयर करेंगे, ठीक है, अच्छा यहाँ पर, हाँ ठीक है, ये आ गया 2 + 2t 2 + t और ये नीचे आ गया 5 - 4s। और ये तीसरी इक्वेशन हमारे पास बनेगी इन दोनों से, ये आ गया -2 - 3t और जी नोट यहाँ पर आ गया 6 - 5s। ठीक है, तो यहाँ पर अभी तक मैंने कंपेयर कर लिया। अब इन दोनों लाइंस को जरा सॉल्व करते हैं। ये जो मेरी आपके पास लाइन है, ये देखें जी, 2t, ये 4s को आप दूसरी तरफ शिफ्ट कर देंगे, इधर आके माइनस हो जाएगा, और ये 3 और ये -3, ये -6 हो जाएगा। यानी इस क्वेश्चन को सॉल्व किया तो क्वेश्चन नंबर 1 आ गई, इस क्वेश्चन को सॉल्व किया तो क्वेश्चन नंबर 2 बन जाएगी, और इसको सॉल्व करेंगे तो क्वेश्चन नंबर 3 आ जाएगी। अब आप एडिंग 1 और 2 को ऐड कर लें। 1 और 2 को ऐड करेंगे तो आपके पास ये -4s और +4s कैंसिल हो जाएंगे, ये आ जाएगा 2t + t, 3t और -6 + 3 आ जाएगा -3, t की वैल्यू -1 आ जाएगी। t की इस वैल्यू को क्वेश्चन नंबर 1 या क्वेश्चन नंबर 2 में से किसी एक में पुट करना है, तीसरी में नहीं पुट करना। अभी आप 1 और 2 को सॉल्व कर रहे हैं, ठीक है, तो पुट इन 1 में पुट कर लेंगे, 1 में पुट करेंगे, ये आ जाएगा 2 × -1 - 4s = -6। ये आपके पास आ जाएगा बच्चों, एस की वैल्यू यहाँ से 1 के इक्वल आ जाएगी। अब ये जो टी की वैल्यू -1 और एस की वैल्यू 1 पुट निकाली है ना, इससे अब आप क्वेश्चन नंबर 3 में पुट करें। अगर तो ये क्वेश्चन नंबर 3 में पुट करके यहाँ पर इसकी लेफ्ट और राइट साइड बराबर आ गई, यानी ये टी और एस की वैल्यू दूसरे इसको सेटिस्फाइड करें, तो फिर हम कहेंगे कि ये आपके पास जो क्वेश्चन है ना, ये जो लाइंस हैं एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती हैं एक पॉइंट के ऊपर। एक मिनट ले जी, वी सी दैट दीज वैल्यूज ऑफ टी एंड एस सेटिस्फाइड द क्वेश्चन नंबर 3। आप क्वेश्चन नंबर 3 में पुट करके देख लें। ये मेरी क्वेश्चन नंबर 3 है, -3 टी की वैल्यू है -1 + 5s, एस की वैल्यू है 1, ये -1 +3 + 5 आ जाएगा = 8 आ गया 8 के बराबर। इसका मतलब ये आपके पास दोनों लाइन इसको इंटरसेक्ट करती हैं एक दूसरे को एक ही पॉइंट पर। सो गिवन लाइन इंटरसेक्ट। नाउ वी फाइंड इक्वेशन ऑफ द प्लेन कंटेनिंग गिवन लाइन एल एंड एम। अब आपने वो क्वेश्चन ऑफ प्लेन मालूम करनी है जो इन दोनों लाइन को अपने अंदर कंटेन कर रही है। यानी ये मैंने आपको बताया था, फर्ज करिए ये मेरा प्लेन है और ये दोनों लाइनें एक दूसरे को कट किया इस पॉइंट के ऊपर, ठीक है, तो आपने इस प्लेन की इक्वेशन मालूम कर ली है। मैंने क्या किया, अपनी जो लाइंस है ना उन्हें सिमेट्रिक फॉर्म में लिख लिया। अब सिमेट्रिक फॉर्म क्या होती है, यानी ये वाली जो फॉर्म है ना, फ्रैक्शन फॉर्म, इसे सिमेट्रिक फॉर्म बोलते हैं। मतलब आप गौर करें, ये मेरे पास है ना लाइन, ये x = 3 + 2t है, यहाँ से आप t की वैल्यू निकालें ज़रा, यह आ जाएगा x - 3/2 = t। इसी तरह फिर यहाँ से t की वैल्यू निकालें, वो आ जाएगा y - 2
ओवर 1 लिख सकते हैं इक्वल टू टी। इसी तरह यहाँ से z वाली इक्वेशन में से भी t की वैल्यू निकाल लें। तो ये निकालने के बाद सिमेट्रिक फॉर्म बना लेंगे दोनों लाइंस की, वो ये बन जाएंगी आपके पास, ये दिस इज द सिमेट्रिक फॉर्म। एज रिक्वायर्ड प्लेन, मैंने लिखा एज रिक्वायर्ड प्लेन कंटेन बोथ लाइंस सो इट विल कंटेन एवरी पॉइंट ऑफ बोथ लाइंस। मैंने लिखा कि आपका प्लेन जो है ये दोनों लाइनें इस प्लेन के अंदर हैं, तो जाहिर सी बात है फिर इस लाइंस के ऊपर, लाइंस के जोन से भी पॉइंट होंगे, वो भी प्लेन के पॉइंट होंगे। अ पॉइंट ऑन द लाइन एल इज, इस लाइन एल के ऊपर एक पॉइंट तो ये सीधा सीधा मुझे नजर आ रहा है 3 2 -2, ये कहाँ से निकाला है? आप गौर करें ये लाइन किस किस पॉइंट से पास कर रही है। एक्स में से क्या माइनस हो रहा है 3, वाई में से क्या माइनस हो रहा है 2, जेड में से क्या प्लस हो रहा है 2। ठीक है, तो ये लाइन गुजरेगी इसमें से, एक्स के साथ कौन है 3, वाई के साथ कौन है 2, जेड के साथ +2 है तो यहाँ लिखेंगे -2। ठीक है, तो आपकी लाइन एल जो है वो इस पॉइंट से पास कर रही है। इसी तरह अगर जेड में निकालना चाहें तो वो भी निकाल सकते हैं। इसका मतलब मुझे प्लेन के ऊपर एक पॉइंट मिल गया 3 2 2 -2। ठीक है, और भी पॉइंट मालूम किए जा सकते हैं, खाली ये नहीं इनफाइनाइट पॉइंट है, मुझे सिर्फ एक पॉइंट की जरूरत है। अब क्वेश्चन ऑफ प्लेन मालूम करने का फार्मूला होता है, ये प्लेन की क्वेश्चन होती है ना, ये होती है a × x - x1 प्लस b × y - y1, ये आपने क्वेश्चन ऑफ प्लेन पढ़ी हुई है, प्लस c × z - z1, ऐसी है। अच्छा, अब मुझे बताएं ये क्वेश्चन ऑफ प्लेन है जिसका नॉर्मल वेक्टर जो है ना वो हमारे पास ये वेक्टर है ए बी सी, और ये प्लेन गुजर रहा है इस पॉइंट में से x1 y1 z1 में से। अब ये जो मैंने पॉइंट निकाला ना 3 2 -2, इसको हम इस्तेमाल करेंगे। ये पॉइंट किसका है? लाइन एल का है। लाइन एल इसमें से गुजर रही है और लाइन एल और एम दोनों किसके अंदर है? प्लेन के अंदर है। तो इसका मतलब मैंने यही लिखा ना, इसलिए तो लिखा है कि आपका जो प्लेन है ना वो इन दोनों लाइनों को अपने अंदर कंटेन करेगा, लिहाजा हर पॉइंट जो होगा ना इस लाइन का वो भी इसका एक पॉइंट होगा। तो अब इसमें आप इस इक्वेशन में, ये इक्वेशन ऑफ जो प्लेन है, इसमें x1 की जगह 3 पुट कर दें, y1 की जगह 2 पुट कर दें और z1 की जगह -2 पुट कर दें यहाँ पर, और ये हमारे पास इक्वेशन बन जाएगी ये पुट करने के बाद। अच्छा, आगे लिखें, मैंने लिखा एज दिस प्लेन कंटेन बोथ लाइंस, चूँकि ये जो प्लेन ए है यानी ये वाला, ये दोनों लाइनें इसके अंदर हैं, सो द नॉर्मल लाइन ऑफ द प्लेन इज परपेंडिकुलर टू बोथ द लाइंस। अब ये क्या नॉर्मल लाइन क्या होती है? देखें, ये मेरा प्लेन है, फर्ज कर लें इसके अंदर ये दो लाइनें पड़ी हैं, ये दोनों एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही हैं। अब आप जानते हैं कि प्लेन में एक कॉन्सेप्ट होता है नॉर्मल लाइंस का, ये नॉर्मल लाइन है किसकी? नॉर्मल लाइन। ठीक है, अब एक नहीं है, बहुत ज़्यादा नॉर्मल लाइन है, इनफाइनाइट लाइन है। तो जितनी भी नॉर्मल लाइन होंगी ना वो सारी की सारी इन लाइंस के ऊपर, जो इनफाइनाइट लाइंस हैं वो इन लाइंस के ऊपर परपेंडिकुलर होंगी। क्या होंगी? परपेंडिकुलर होंगी। आप जानते हैं कि अगर दो, आपने फिजिक्स स्टूडेंट हैं, आप जानते हैं अगर दो वेक्टर परपेंडिकुलर हों तो उनका डॉट प्रोडक्ट हमेशा 0 होता है। तो यहाँ पर होगा ये कि आपकी जो नॉर्मल लाइन है वो जो है इन लाइंस के ऊपर परपेंडिकुलर होंगी। तो नॉर्मल लाइन प्लेन की जो नॉर्मल लाइन है, यानी जो नॉर्मल वेक्टर बनेगा ये वाला ए बी सी, ये वाला वेक्टर, इस वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट इन लाइंस के डायरेक्शन रेशियोज के वेक्टर के साथ 0 के इक्वल आएगा। मतलब देखो, ये कौन है? नॉर्मल वेक्टर है प्लेन का। अब आप जानते हैं कि आपकी जो लाइन है ना उनकी, उसकी डायरेक्शन रेशियोज कौन कौन सी हैं? आपकी पहली लाइन है उसकी डायरेक्शन वेक्टर ये निकलता है 2 1 -3। तो आपने क्या करना है, पहली चीज़ ये लेनी है ए बी सी, ये है नॉर्मल वेक्टर, इसका डॉट प्रोडक्ट पहली लाइन की जो डायरेक्शन रेशियोज हैं, पहली लाइन की डायरेक्शन रेशियोज कौन सी हैं यार? इसको 2 1 -3, 2 1 -3, 2 1 -3, इनके साथ इसका डॉट प्रोडक्ट 0 के इक्वल आएगा। अब डॉट प्रोडक्ट आप जानते हैं कैसे निकालते हैं? ये आ जाएगा 2 × a प्लस 1 × b -3c इक्वल टू 0। यही लिखा हुआ है 2a + b -3c इक्वल टू 0। इसी तरह ही आपके पास जो इस नॉर्मल वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट होगा ना दूसरी लाइन के डायरेक्शन वेक्टर के साथ, दूसरी लाइन कौन सी है? ये है, उसका डायरेक्शन वेक्टर है 4 -4 -5, ये इसका डायरेक्शन रेशियोज हैं। इसके साथ डॉट प्रोडक्ट आप लेंगे ना तो ये क्वेश्चन बन जाएगी 4a - 4b - 5c। ये मेरे पास दो क्वेश्चन आ गए, इन दोनों क्वेश्चन से मैंने a b c की वैल्यू मालूम करनी है। ठीक है, तो यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड इस्तेमाल कर लेते हैं। आप जानते हैं अगर आपने a की वैल्यू निकालनी है
तो कैसे निकालेंगे, ए के कंपोनेंट छोड़ देंगे, बाकी जो बी और सी बचते हैं इसका डिटर्मिनेंट ले लेंगे। देखो जी, आपने आई होप ये आपको चीज़ें आती हैं सारी यार, पुरानी चीज़ें। ए की वैल्यू निकालनी है तो ए के नंबर छोड़ दें, दोनों क्वेश्चन में बी और सी को देखें, उसका डिटर्मिनेंट ले लें। बी का यहाँ पर कोफिशिएंट 1 है, ये 1 लिखा, नीचे बी का कोफिशिएंट -4 है, इधर सी का कोफिशिएंट -3 है और नीचे सी का कोफिशिएंट -5 है। अब इसको सोल्व कर रहे हैं, डिटर्मिनेंट को, ये आ जाएगा -5 1 ज़ा 5 और माइनस माइनस प्लस प्लस माइनस माइनस 4 थी 12, ये लिखा मैंने -5 -12। इसी तरह जब आप बी की वैल्यू निकालेंगे तो बी के साथ यहाँ पर जो माइनस लगा हुआ आप जानते हैं ये फार्मूले का होता है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में पहला ए के साथ साइन प्लस, फिर बी के साथ माइनस, फिर सी के साथ सी प्लस आ जाएगा। अच्छा, अब आपके पास मोहतरम ये बी की वैल्यू निकालनी है तो आपने बी के कोफिशिएंट छोड़ने हैं, ए और सी देखना है। तो ए का यहाँ पर 2 है, यहाँ पर -5 है, ये आ गया -10। इधर सी के साथ माइनस नंबर 3 है, -3 और 4, -12 फार्मूले का होता है, प्लस माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। यानी ये देखो, मैं एक और करके दिखाता हूँ, बी का जो नंबर वैल्यू निकाली है ना वो भी डिटर्मिनेंट से निकाली है। बी की वैल्यू निकालनी है तो आपने क्या करना है, ये डिटर्मिनेंट लगाया, ए का नंबर पहली क्वेश्चन में 2, दूसरी क्वेश्चन में 4, फिर यहाँ पर है -3 और नीचे है -5, ठीक है। इसको आप सोल्व कर लें, आपके पास आ जाएगा। इसी तरह सी निकाल लिया मैंने, सी जब निकालेंगे ए और बी को छोड़ देंगे, सी को छोड़ देंगे, ए और बी पकड़ लेंगे। ले जी, ए की ये वैल्यू फाइनल यहाँ पर ये सारा आ जाएगा, ये माइनस मैंने कैंसिल कर दिया, ये आ गया। ए की वैल्यू आ गई 17, बी के नीचे 2 है तो बी की वैल्यू 2, सी की वैल्यू 12 आ गई। इस ए बी सी की वैल्यू को आपने लाकर इस क्वेश्चन नंबर ए में प्लेन में पुट कर देना है। तो पुट करने के बाद आपके पास रिक्वायर्ड क्वेश्चन ऑफ प्लेन ये आ जाएगी सारी। इसको थोड़ा सोल्व कर लें, ये आपके पास क्वेश्चन ऑफ प्लेन आ जाएगी, ठीक है। मैंने जैसे आपको बताया था कि पेपर आसान है लेकिन लेंथी बहुत है, ठीक है ना। तो उस वजह से थोड़ा टाइम टेकिंग प्रोसीजर है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर इसका जो है हमारे पास नेक्स्ट पार्ट, उसकी तरफ मूव करते हैं। ये जरा जाने वगैरह हो जाते हैं, फिर इसके बाद आपको देखते हैं हम। ले बेटा, नेक्स्ट अब आपके पास जो इसका पेपर का क्वेश्चन है आपका जी, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 आपका कहते हैं जी, फाइंड द मेजर ऑफ द एंगल ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द गिवन कर्व। ये क्वेश्चन आपको गिवन है जी 6.6 में से, और क्वेश्चन नंबर 5 है ये आपका। दो पोलर कर्व आपको दिए हैं, r = 1 एंड r = 2 sin थीटा। इनके दरमियान आपने ये दोनों कर्व जहाँ पर एक दूसरे को कट करती हैं वो आपने एंगल ऑफ इंटरसेक्शन बताना है। दो पोलर कर्व के दरमियान जो एंगल ऑफ इंटरसेक्शन होता है वो एक्चुअली उनकी टेंजेंट्स लाइंस के दरमियान, जो एंगल ऑफ इंटरसेक्शन बनता है ना पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन पर, उसे कहते हैं दोनों कर्व के दरमियान एंगल ऑफ इंटरसेक्शन। यानी इन शॉर्ट वर्ड, सबसे पहले आप क्या करेंगे, दोनों कर्व के लिए टेंजेंट, स्लोप ऑफ टेंजेंट मालूम करें इसके लिए भी, और r = 2 sin थीटा के लिए, फिर अगली बात बाद में करते हैं। तो पहले आप सबसे पहले निकालें इनके पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। एक्चुअली जी, ये r = 1 पहली कर्व है, r = 2 sin थीटा है। दोनों क्वेश्चन को मैं आपस में इक्वेट कर रहा हूँ, साइन थीटा की वैल्यू निकाल लेंगे। तो r = 1 आ गया, दूसरी r = 2 sin थीटा। तो फाइंड पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन सॉल्विंग 1 एंड 2। तो r दोनों को इक्वेट किया तो 2 sin थीटा = 1 आ गया। 2 मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी तरफ जाकर डिवाइड हो जाएगा, sin थीटा = 1/2 आ जाएगा। अच्छा, अब साइन, यहाँ से साइन इनवर्स लेंगे तो कैलकुलेटर से अगर आप करेंगे तो साइन इनवर्स 1/2 होगा, π/6 इन 30। लेकिन एक्चुअली इसको ऐसे नहीं करना। देखें, साइन थीटा की वैल्यू 1/2 है, ये है पॉजिटिव। अब आप जानते हैं साइन पॉजिटिव होता है दो जगह पर, एक तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में होता है, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में तो सिंपल आपका एंगल निकल आएगा π/6 यानी 30 डिग्री। फिर साइन आपका पॉजिटिव होता है सेकंड क्वाड्रेंट में, तो सेकंड क्वाड्रेंट में आंसर आएगा π - थीटा, आप जानते हैं, ठीक है। तो π - थीटा, थीटा यहाँ पर लेंगे π/6 के बराबर, तो आपका दूसरा एंगल बनेगा 5π/6, ठीक है। तो ये आपका दो थीटा निकल आएंगे। नाउ फ्रॉम 1 एंड 2, अब ये दो आपका निकला है, दोनों कर्व को इक्वेट करने के बाद ये असल में पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकले, ये एंगल ऑफ इंटरसेक्शन नहीं निकला अभी, सही है। अब आपने क्या करना है, इनका निकालना है स्लोप ऑफ टेंजेंट, और वो पोलर कर्व में कैसे निकालते हैं ये फार्मूला आपका।
ये टेन साई होता है एक्चुअली आर इंटू डी थीटा बाई डी आर के बराबर। आई होप कि आपने ये सारी चीज़ें पढ़ी हैं पहले, ठीक है। तो यहाँ पर ये गिवन कर्व है, मैंने इसको थीटा के विद रिस्पेक्ट मैंने पहले निकालना है, पहले निकालो इसका डिफरेंशिएट कर लिया विद रिस्पेक्ट टू थीटा, तो डी आर बाई डी थीटा वन का डेरिवेटिव जीरो आ गया। अब मुझे फार्मूले के अकॉर्डिंग डी थीटा बाई डी आर चाहिए, तो दोनों तरफ रेसिप्रोकल लूँगा। जीरो का रेसिप्रोकल आप जानते हैं इन्फिनिटी होता है, देखा ना जी, जीरो का आपने लिखा हुआ मिसाल के तौर पर जीरो बाई वन, तो उसका रेसिप्रोकल करेंगे तो वन बाई जीरो इन्फिनिटी आ जाएगा। अब दोनों तरफ आर से मल्टीप्लाई करवा दिया, आर इंटू डी थीटा बाई डी आर, और आर की वैल्यू वन है यहाँ पर, तो इन्फिनिटी को वन से मल्टीप्लाई करेंगे तो इन्फिनिटी आ जाएगा। ये सारा फार्मूला आ गया टेन साई वन के बराबर। यहाँ से टेन को दूसरी तरफ ले जाएंगे, टेन इनवर्स इन्फिनिटी, तो टेन इनवर्स इन्फिनिटी कितना मतलब 90/2। सिमिलरली इस सेकंड कर्व को मैंने डिफरेंशिएट किया थीटा के विद रिस्पेक्ट, डी आर बाई डी थीटा आ गया 2 cos थीटा के बराबर। यहाँ से रेसिप्रोकल लिया तो ये 1/2 cos थीटा आ गया, दोनों तरफ आर से मल्टीप्लाई करवा दिया। इधर आ गया आर इंटू डी थीटा बाई डी आर, इधर आर से मल्टीप्लाई किया यानी आर की आर इंटू 1/2 cos थीटा। आर की वैल्यू यहाँ पर 2 sin थीटा वो पुट कर दी, तो ये आ गया 2 से कैंसिल हो गया, साइन ओवर कोस आ गया टेन थीटा के बराबर। अब यहाँ से थीटा की वैल्यू निकली थी 2, पहला था एक π/6, तो यहाँ पर जब थीटा π/6 पुट करेंगे तो टेन साई टू इज इक्वल टू टेन π/6, दोनों तरफ टेन इनवर्स ले लेंगे, खत्म हो जाएगा, साइड टू आ जाएगा π/6 के बराबर। सिमिलरली जब दूसरा एंगल 5π/6 पुट करेंगे, फिर सेम आप रेसिप्रोकल इनवर्स लेंगे, साइड टू की वैल्यू आ जाएगी 5π/6 के बराबर। अच्छा, अब जनाब मोहतरम यहाँ पर एंगल ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द कर्व निकालना है। ये फार्मूला है, लेट कर लेते हैं, एंगल ऑफ इंटरसेक्शन है बीटा, और ये यहाँ पर बनता है, ये फार्मूला होता है साई वन माइनस साई टू, यानी दोनों जो एंगल निकले हैं ना साई वन और साई टू, इनका डिफरेंस, ठीक है। अब मैं बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं बता रहा क्योंकि ये चीज़ें आपने ऑलरेडी अपने लेक्चर्स में ड्यूरिंग पढ़े हैं, ड्यूरिंग लेक्चर आपने ये सारी चीज़ें पढ़ी हैं। यहाँ पर मैं पेपर से जस्ट डिस्कस कर रहा हूँ, और मैं ये उम्मीद कर रहा हूँ कि आपको ये सारी चीज़ें आती हैं। पहले साई वन की वैल्यू π/6 π/2 के बराबर है, साई टू है फाइव, पहले π/6 रखा है हमने, ये वाला ये आ गया π/6, ठीक है ना। जब आपने थीटा रखा था ना π/6, तो साई टू कितना निकला था π/6 आ गया था, दोनों को माइनस किया π/3 आ गया। अब जब आपका एंगल था थीटा 5/6 था, तो इस सूरत में आपका जो साई टू निकला था, साई टू ये निकला था 5/6। अब 5/6 चूंकि बड़ा है तो मैंने इसको लिख लिया साई टू माइनस साई वन, या आप ऐसे कर सकते हैं, इस पर एब्सोल्यूट भी लगा सकते हैं ऐसे, ठीक है ना। अगर आपने साई वन माइनस साई टू लिखना है तब भी सही है, अदरवाइज आप एब्सोल्यूट लगा लें, ठीक है। तो खैर ये साई टू की वैल्यू आ गई 5/6 और साई वन है π/2 के बराबर, दोनों को सॉल्व किया π/3 आ गया, ठीक है। तो ये आपका हो गया जी जनाब मोहतरम क्वेश्चन नंबर, कंप्लीट हो गए हैं आपके ये क्वेश्चन जो हैं, शॉर्ट क्वेश्चन जो थे आपके। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2, और वो है आपके लॉन्ग क्वेश्चन, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 लॉन्ग क्वेश्चन में क्वेश्चन नंबर 6 ये वाकई बड़ा लॉन्ग है, सही है। ये पता नहीं इसने क्या सोच कर ही शुरू किया क्वेश्चन, इतना लेंथी क्वेश्चन दिया हुआ ये एक्सरसाइज 7.3 का क्वेश्चन है, और क्वेश्चन नंबर 12 है ये आपका। कहता है फाइंड द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट्स एट मल्टीपल पॉइंट्स। मल्टीपल पॉइंट्स के ऊपर जो क्वेश्चन ऑफ टेंजेंट बनते हैं ऑफ द गिवन कर्व, ये आपको कर्व दी हुई है, ठीक है, 2 वेरिएबल एक्स एंड वाई के अंदर, सही है। तो इसको कैसे सॉल्व करना है ये देखते हैं ज़रा। ले बेटा, इसमें अब आपने जो आपका है जी क्वेश्चन नंबर 12 जो है एक्चुअली 7.3 का, और लॉन्ग क्वेश्चन है आपका पहला। ये आपको कर्व दी है, सबसे पहले मैंने इस कर्व को राइट साइड पहले ही जीरो है, अगर ना होती तो आप अगर मिसाल के तौर पर यहाँ पर कोई एक नंबर या कोई वेरिएबल लिखा है, कोई टर्म है, उसको आप इस तरफ शिफ्ट करते हैं, तो अब ये लेफ्ट राइट साइड सारी जीरो हो गई है। इस सारी चीज़ को आपने f(x,y) का नाम दे दिया, ठीक है। अब आपने सबसे पहले क्या करना होता है, आपने सबसे पहले जो फर्स्ट पार्शियल डेरिवेटिव है ना x के लिहाज से और y के विद रिस्पेक्ट, ये मालूम करने हैं। तो इसका विद रिस्पेक्ट टू x आपने जब पार्शियल डेरिवेटिव लिया वो बनेगा 4x³ माइनस 12ax² प्लस 8y², ठीक है। इसी तरह जब आप इस इक्वेशन का दोबारा विद रिस्पेक्ट टू y डेरिवेटिव लेंगे पार्शियली, तो वो आ जाएगा आपके पास सारा ये, ठीक है ना। अच्छा, अब मल्टीपल पॉइंट जो होते हैं ना वो एक्चुअली होते हैं इनके रूट्स फर्स्ट पार्शियल डेरिवेटिव के। इन अदर वर्ड्स आपने पहले पार्शियल डेरिवेटिव को 0 के इक्वल पुट कर देना है। तो इस सारी चीज़ को पहले इसको क्वेश्चन को 0 के इक्वल पुट किया, ये क्वेश्चन नंबर मेरी 1 आ गई। इसी तरह y वाला जो डेरिवेटिव था इसको यहाँ पर 0 के इक्वल किया, इसको क्वेश्चन नंबर 2 आ गई। क्वेश्चन नंबर 1 से मैंने यहाँ से x की वैल्यू 4x कॉमन निकाला, ये आ गया x² माइनस 3ax प्लस 2a², ये रह गया। अब यहाँ पर इसको मैं
ये क्वाड्रेटिक क्वेश्चन है आपके पास एक्स में, तो इसके पेयर बना लिए, ये आपके पास आ जाएंगे। और पेयर बनाने के बाद ये इस तरह मेरे पास 3 फैक्टर आ जाएंगे। यहाँ से इक्वल टू 0 की एक्स की वैल्यू 0 आ गई, फिर एक्स की दूसरी वैल्यू ए, एक्स की तीसरी वैल्यू 2a आ गई। अब आप ज़रा इस क्वेश्चन नंबर 2 को कंसीडर कर लें। क्वेश्चन नंबर जो 2 है वो आपकी है ये सारी -6 से वाई स्क्र प्लस 6a² वाई। इन दोनों में से क्वेश्चन में से -6 से कॉमन निकाल लेते हैं हम। -6a कॉमन निकाला, ये रह गया y माइनस ए इक्वल टू 0। यहाँ से y की एक वैल्यू 0 आ गई, दूसरी y की वैल्यू a आ गई। अब देखो यहाँ पर y की 2 वैल्यूज़ हैं और x की कितनी वैल्यूज़ हैं, 3 है। तो अब यहाँ पर जो पॉसिबल मल्टीपल पॉइंट बनेंगे ना, वो बनेंगे, x हैं 3 वैल्यूज़ और y की हैं 2, 3 टू द 6, 6 यहाँ पर पॉसिबल बन सकते हैं, मल्टीपल पॉसिबल कह रहा हूँ मैं। अभी देखेंगे बनते कौन कौन से हैं, और बनाने कैसे हैं वो चेक करें। मतलब यहाँ पर मैं चले, ये देखें, चले इस तरह आपको बताते हैं। चलिए अदरवाइज x की वैल्यू है मेरे पास निकली है 0, a 2a। अब ये देखो पहला पेयर बनाया मैंने, x की वैल्यू 0 रखी, y की वैल्यू 0 रखी, 0 0 आ गया। फिर x की वैल्यू 0 रहने दी और y की दूसरी वैल्यू a रख ली, ये 2 आ गया। तो अब 0 ख़त्म कर दें। अब x की दूसरी वैल्यू पकड़ें, a को 0 के साथ रखा, a 0 आ गया, फिर a के साथ a रखा, तीसरा पेयर आ गया। फिर इसी तरह ही x की तीसरी वैल्यू रखी 2a, 2a 0, फिर 2a आ गया। तो टोटल आपके पास ये बन जाएंगे 6 पॉइंट्स। अगर इस तरह नहीं समझ आता तो फिर आप ऐसे कर लें, यहाँ पर लिखें x की वैल्यूज़ हैं, x की वैल्यू हैं 0, a 2a, और y की वैल्यू है 0 और a। 0 0 आ गया पहला, 0,0, दूसरा आ जाएगा 0a। इस तरह बना लें अगर आपको वैसे नहीं पता चल रहा तो। यहाँ से आ जाएगा a 0, फिर आ जाएगा a, बस ये याद रखना, पहले x की वैल्यू लिखनी है आपने। अच्छा, अब ये 6 पॉसिबल पॉइंट है ना, अब आपने ये देखना है कि इन 6 में से कौन कौन से जो पेयर हैं वो आपकी ओरिजिनल क्वेश्चन को सेटिस्फाइड करते हैं। मिसाल के तौर पर पहला पेयर है 0 0, तो इसको जब आप अपनी ओरिजिनल क्वेश्चन में पुट करते हैं, ओरिजिनल क्वेश्चन ये सारी है, ये इस क्वेश्चन में पुट करें x की जगह 0, y की जगह 0, तो आपने लेफ्ट और राइट देखना इक्वल आती है। देखो जी, यहाँ पर x की जगह 0 पुट करेंगे, ये 0 आ जाएगा, यहाँ पर 0 पुट करेंगे 0 आ जाएगा, यहाँ पर y की जगह 0 पुट करेंगे 0 आ जाएगा, ये भी 0 हो गया, यहाँ पर y की जगह 0 पुट किया, ये भी 0। तो एक टर्म बचेगी -a⁴। अब दूसरी तरफ क्या है, वो है 0, तो ये दोनों बराबर तो नहीं है, ठीक है ना। इसका मतलब 0 0 इसको सेटिस्फाइड नहीं करता, 0 0 does not satisfy गिवन इक्वेशन। तो ये इस क्वेश्चन को सेटिस्फाइड नहीं कर रहा है, तो इसका मतलब ये जो है ना, आपके पास इसका मल्टीपल पॉइंट नहीं हो सकता। अब इसी तरह सबको आपने बारी बारी चेक करना है। मैंने आपको बताया क्वेश्चन बस ऐसे पता नहीं क्या सोच के इतना लंबा दे दिया है। तो आप देखेंगे सबको चेक करने के बाद 3 ऐसे पॉइंट होंगे जो इस ओरिजिनल क्वेश्चन को सेटिस्फाइड करेंगे। एक है 0a, a0, 2a। तो ये आपके पास मल्टीपल पॉइंट्स, इन मल्टीपल पॉइंट्स के ऊपर अब आपने मालूम करनी है इक्वेशन ऑफ टेंजेंट्स। तो सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, क्वेश्चन ऑफ टेंजेंट मालूम करने के लिए आपने ओरिजिन को शिफ्ट करना है। अब ओरिजिन कैसे शिफ्ट करते हैं, सबसे पहला पॉइंट है मेरा 0,a। ओरिजिन शिफ्ट करने के लिए मैंने लिखा शिफ्ट ओरिजिन टू द पॉइंट 0a बाय पुटिंग। देखो जी, रीजन शिफ्ट करने के लिए आपने, आपकी जो ओरिजिनल क्वेश्चन थी उसमें वेरिएबल हैं स्मॉल एक्स और स्मॉल वाई। मैं इन्हें नए वेरिएबल्स में कन्वर्ट कर देता हूँ। नए वेरिएबल में शिफ्ट जो वेरिएबल ले रहा हूँ मैं, वो कैपिटल एक्स ले रहा हूँ। तो जो नया ओरिजिन बनेगा वो ऐसे बनेगा, कैपिटल एक्स प्लस एच, ठीक है। ये स्मॉल एक्स को इसके बराबर पुट करेंगे और वाई को पुट करेंगे कैपिटल वाई प्लस के, ठीक है। एच कौन है और के कौन है यहाँ पर, ये देखो आपका जो पहला पॉइंट आपने लिया ना, वो लिया 0a। ये पहला मल्टीपल पॉइंट आपने उठाया, ये वाला। इस मल्टीपल पॉइंट में जो पहली कीमत है ना, वो आपकी एच की है और दूसरी कीमत जो है वो के की है, ठीक है। तो अब यहाँ पर पुट करें तो ये आ जाएगा x = x + 0 और y = y + a। तो आपके पास यहाँ से x आ गया कैपिटल x के बराबर और स्मॉल y आ गया y + a के बराबर। तो इन कैपिटल और इन स्मॉल x और स्मॉल y की जो वैल्यूज़ निकली हैं इन टर्म ऑफ कैपिटल, इनको आपने ओरिजिनल क्वेश्चन में दोबारा पुट कर दें। अब देखें ना, बड़ा लेंथी क्वेश्चन दे दिया है। स्मॉल एक्स और स्मॉल वाई की वैल्यूज़ को आपने अपनी इस क्वेश्चन में दोबारा जगह जहाँ जहाँ ये पूरी क्वेश्चन है इसमें पुट कर देंगे आप। ये पुट करने के बाद अब ये सारी थोड़ी सी है कैलकुलेशन। अब मैंने पुट कर दिया यहाँ पर। ये देखें, जहाँ एक्स है वहाँ पर जहाँ स्मॉल एक्स है वहाँ कैपिटल एक्स, और जहाँ वाई है वहाँ पर वाई + a, ये पुट कर दिया। अब इसको आप सॉल्व करते जाएँ। ये मैंने सॉल्व किया करने के बाद ये सारी चीज़ आ गई। ये जो फाइनल क्वेश्चन बनी है इसमें देखें, ये है डिग्री 4,
ये डिग्री 3, ये डिग्री 3 पाएगी, इसमें डिग्री 2 है। तो अब आप आपने यहाँ पर क्वेश्चन जो टेंजेंट निकालनी है ना, ये है 2 वेरिएबल में क्वेश्चन, ठीक है। तो यहाँ पर क्वेश्चन ऑफ टेंजेंट निकालने के लिए ये वाला फार्मूला नहीं लगाना आपने, कहीं ये सोच रहे हो y माइनस वन इज इक्वल टू m इंटू एक्स माइनस x1, ऐसा नहीं करना आपने, सही है। यहाँ पर बेटा आपने सिंपल इस तरीके से हो जाएगा ये। देखें एक्चुअली यहाँ पर ना m जो स्लोप है ना, स्लोप ऑफ टेंजेंट, वो आप निकालते हैं जनाब मोहतरम इस फार्मूले से, dy बाई डी एक्स कहते हैं ना इसे आप। ये फिर आप इस तरीके से आप चलेंगे, अगर आप इस तरीके से करते हैं, ये आएगा माइनस पार्शियल डेरिवेटिव ओवर पार्शियल वाई, इनके दोबारा पार्शियल डेरिवेटिव, लेकिन वो बड़ा लेंथी हो जाएगा। आपने सिंपल एक काम करना है, इसमें से देखें डिग्री 4 है, डिग्री 3, डिग्री 2, सबसे छोटी जो लोवेस्ट डिग्री है, सबसे छोटी कह रहा हूँ मैं, लोवेस्ट डिग्री जो सबसे छोटी है वो कौन सी है, डिग्री 2 की जो है टर्म, वो ये सारी, इनको बस आपने 0 के इक्वल पुट कर दें, तो ये आ जाएगा सारे का सारा, ये सारा फैक्टर 0 के इक्वल, इसको सोल्व करेंगे इक्वेशन ऑफ टेंजेंट आ जाएगी, बस इतनी सी बात है, ठीक है। ये स्क्वायर खत्म हो जाएगा, जाके ये रह जाएगा 4x² माइनस 3y² इज इक्वल टू 0, यहाँ से आ जाएगा y² इज इक्वल टू दिस, दोनों तरफ प्लस माइनस स्क्वायर रूट ले लिया, ये प्लस माइनस कर दिया, ये प्लस माइनस आ जाएगा। ये मेरे पास क्वेश्चन ऑफ टेंजेंट आ गई, किसके लिए पता, किस क्वेश्चन के लिए पता आपको, ये इसकी निकली है, लेकिन मुझे इसकी नहीं चाहिए, मुझे ओरिजिनल क्वेश्चन की चाहिए। तो ओरिजिनल क्वेश्चन में बदलने के लिए मैं दोबारा फिर जो आपके वेरिएबल है ना ओरिजिनल वाले, उसमें ले जाऊंगा मैं। आपने यहाँ पर स्मॉल वाई रखा था कैपिटल वाई प्लस ए के बराबर, तो दोबारा यहाँ पर कैपिटल वाई को स्मॉल वाई में बदल दें, तो कैपिटल वाई आ जाएगा स्मॉल वाई माइनस ए। तो ये मैंने कैपिटल वाई की जगह स्मॉल वाई माइनस ए लिख दिया, और स्मॉल एक्स और कैपिटल एक्स तो आपस में इक्वल है यहाँ पर, तो कैपिटल एक्स की जगह स्मॉल एक्स लिख दिया। अब माइनस ए तो जाकर प्लस हो जाएगा, तो ये मेरे पास आएंगी इक्वेशन ऑफ टेंजेंट्स, 2 क्वेश्चन ऑफ टेंजेंट निकली हैं इस एक मल्टीपल पॉइंट के ऊपर। कौन से मल्टीपल पॉइंट के ऊपर, इसके लिए 2 क्वेश्चन टेंजेंट निकली हैं। इसी तरह ही बेटा आपने ये दूसरा पॉइंट उठाना है, इसमें सब्स्टिट्यूशन करनी है, ये आ गया x इज इक्वल टू एक्स प्लस ए, ओरिजिन चेंज कर देंगे ना, तो ओरिजिन चेंज करेंगे तो कैसे करेंगे, x इज इक्वल टू कैपिटल एक्स प्लस एच, ठीक है। तो ये अब यहाँ पर h कौन है, ये पहला नंबर h है, दूसरा नंबर k है, सही है। तो h की जगह ये पुट किया है, तो स्मॉल x की वैल्यू ये आ गई, कैपिटल स्मॉल y की वैल्यू ये आ गई। इनको भी आपने दोबारा उसी तरह ओरिजिनल क्वेश्चन पुट करना है, ओरिजिनल क्वेश्चन पुट करने के बाद सोल्व करेंगे, ये आ जाएगी। यहाँ पर लोवेस्ट डिग्री ये है, लोवेस्ट डिग्री को 0 के इक्वल पुट करेंगे तो आपके पास फिर 2 क्वेश्चन ऑफ टेंजेंट आ जाएंगी, ये रही आपकी क्वेश्चन ऑफ टेंजेंट, सही है। इसी तरह तीसरा पॉइंट लेंगे, तीसरा पॉइंट में यहाँ पर वही ओरिजिन को चेंज करेंगे, x इज इक्वल टू कैपिटल एक्स प्लस एच, तो कैपिटल एक्स तो वही रहेगा, h की वैल्यू यहाँ पर 2a है, तो स्मॉल एक्स को इस मतलब बदल दूंगा 2a के बराबर, और इसी तरह y ये आ जाएगा। इसको आप ओरिजिनल क्वेश्चन में पुट करेंगे, ये 10 नंबर का क्वेश्चन तो ज़रूर है, लेकिन ये बहुत लेंथी क्वेश्चन है। आई होप कि आपको शायद ये अगर पता हो कि ये क्वेश्चन इतना लेंथी है तो आपको इसको शुरू नहीं करना चाहिए, स्टार्टिंग एंड में अगर टाइम बचे तो करना चाहिए। देन ये सोल्व करने के बाद फाइनल ये आपके पास इस तरह क्वेश्चन आ जाएगी। फिर उसी तरह ही आपने देखा कि लोवेस्ट डिग्री वाली टर्म जो है यहाँ पर, लोवेस्ट डिग्री वाली टर्म ये सारी है, इसको आपने 0 के इक्वल पुट कर दिया, ये आ गई। यहाँ से मोहतरम आपके पास ये वाई स्क्वायर इसके इक्वल आ जाएगा, फिर दोबारा वाई को बैक स्मॉल वाई और स्मॉल एक्स में बदलेंगे, तो बैक सब्स्टिट्यूशन करेंगे, तो ये हमारे पास फाइनल तीसरी इक्वेशन ऑफ टेंजेंट आ जाएगी। ये आपसे उसने बदला लिया पेपर में, ठीक है। नेक्स्ट अब हम मूव करते हैं जनाब मोहतरम इसके क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। हाँ ये क्वेश्चन छोटा है, ये आसान है, ये मैं समझता हूँ कि चलो काम फेयर हो गया आपके साथ, बेहतरीन हो गया। अच्छा कह रहा है जी, फाइंड इक्वेशंस ऑफ द प्लेन पासिंग थ्रू द पॉइंट अल्फा बीटा गैमा। आपने प्लेन की इक्वेशन मालूम करनी है जो इस पॉइंट अल्फा बीटा गैमा से पास करती है, एंड पैरेलल टू ईच ऑफ द स्ट्रेट लाइन, और इन दोनों लाइंस के पैरेलल है, इसके और इसके। एक्सेस 8.5 है, क्वेश्चन नंबर 7 है इसका, ठीक है जी। चलो जी, ये सिचुएशन है जी आपकी। ये मेरा प्लेन है रिक्वायर्ड, इसकी मैंने इक्वेशन मालूम करनी है। ये इस पॉइंट से गुजर रहा है अल्फा बीटा गैमा से, ये मैंने अल्फा बीटा गैमा लिख दिया। ये प्लेन इन दोनों लाइंस के पैरेलल है। एक लाइन है पहली आपके पास x माइनस एक्स वन, यानी ये है, और दूसरी लाइन ये है।
ये दोनों लाइन आपको सिमेट्रिक फॉर्म में लिखी हुई हैं, तो इनकी जो नीचे डायरेक्शन रेशोज हैं वो है पहले L1 M1 N1, ये मैंने लिख दिया मतलब यहाँ पर पहली लाइन के, और ये L2 M2 N2 लिखकर मैंने लिख दिया ये दूसरी लाइन है। अच्छा, मैंने लिखा जी कि फ़र्ज़ कर रहे मेरा जो प्लेन है ना, इसकी जो डायरेक्शन रेशो है ना नॉर्मल की, आप जानते हैं कि प्लेन की इक्वेशन मालूम करने का जो मैं पहले भी आपको बता चुका हूँ फार्मूला है a इंटू एक्स माइनस x1 प्लस b इंटू वाई माइनस y1 प्लस c इंटू z माइनस z1 इक्वल टू 0। यहाँ पर ए बी सी जो है वो नॉर्मल वेक्टर होते हैं, और जो ये x1 y1 और z1 है ये वो पॉइंट है जहाँ से प्लेन पास कर रहा होता है। ऐसे ही प्लेन पास कर रहा है अल्फा बीटा गैमा से, तो x1 और y1 z1 की जगह मैंने अल्फा बीटा गैमा पुट कर देना है, और जो डायरेक्शन रेशो मैंने लट की हैं नॉर्मल वेक्टर की वो अल्फा ए बी सी हैं, ये ए बी सी आ गया और ये चीज़ आ गई। अब देखें मैंने लिखा है कि एज प्लेन 1 इज पैरेलल टू द गिवन लाइन, आपका जो प्लेन है जिसकी हमने इक्वेशन मालूम करनी है यानी ये वाला, ये आपकी दोनों लाइंस के पैरेलल है। अब अगर ये दोनों लाइंस के पैरेलल है तो फिर यहाँ पर देखें इसका जो ये देखो, अब सुने ज़रा, ये प्लेन पैरेलल है ना, इसका नॉर्मल वेक्टर पैरेलल नहीं है। पहले भी एक चीज़ से गुजरी है, जब प्लेन पैरेलल है तो ये मेरा प्लेन है, ये इस लाइन के पैरेलल है। फर्ज करिए मेरी पहली लाइन है, फर्स्ट लाइन है, L1 इसका नाम है। तो मुझे बताएं कि प्लेन के ऊपर जो नॉर्मल लाइन ड्रा करते हैं वो हमेशा क्या होती है, परपेंडिकुलर। ये मेरी नॉर्मल लाइन आ गई, फर्ज करें प्लेन की, ये क्या आ गई, नॉर्मल लाइन। आप मुझे बताएं कि जो नॉर्मल लाइन होती है वो प्लेन के ऊपर क्या होती है, परपेंडिकुलर। अब ये लाइन L1 और ये प्लेन दोनों पैरेलल हैं आपस में, ठीक है, तो ये नॉर्मल लाइन होगी, ये भी लाइन के ऊपर क्या होगी, परपेंडिकुलर होगी ना। दोबारा सुने, ये नॉर्मल लाइन है इस प्लेन के ऊपर परपेंडिकुलर। अब अगर ये इस प्लेन के ऊपर परपेंडिकुलर है तो फिर ये नॉर्मल लाइन इस प्लेन के साथ जितनी भी चीज़ें पैरेलल होंगी उनके ऊपर क्या होगी, परपेंडिकुलर। अच्छा, तो इसका मतलब नॉर्मल लाइन और L1 परपेंडिकुलर हो गए। हम जानते हैं कि अगर दो लाइनें परपेंडिकुलर हों तो उनका डॉट प्रोडक्ट हमेशा जीरो होता है। तो लो जी, मेरे पास जो नॉर्मल लाइन है वो उसकी जो या नॉर्मल वेक्टर जो है उसका डायरेक्शन रेशो दिए हैं ए बी सी। लाइन 1 की जो डायरेक्शन रेशो है वो ये हैं, लाइन 1 की डायरेक्शन रेशो है L1 M1 N1। अगर ये दोनों परपेंडिकुलर है तो दोनों का डॉट प्रोडक्ट ले लिया, वो जीरो के इक्वल आ जाएगा। ये आ गया जी डॉट प्रोडक्ट A इंटू L1 B इंटू M1 C इंटू N1। ये थोड़ा सा कलर चेंज कर लूँ, शायद ये लाइट हो गया। अच्छा, इसी तरह ही यही नॉर्मल लाइन दूसरी जो परपेंडिकुलर लाइन है, पैरेलल लाइन है L2, उसके ऊपर भी परपेंडिकुलर होगी तो उसमें भी यही सेम सीन आ जाएगा। तो अब आपके पास बेटा जी ये इन 2 और 3 से मुझे मेरा टारगेट है ए बी सी निकालना। क्या निकालना, ए बी सी, नॉर्मल वेक्टर, नॉर्मल वेक्टर के जो कंपोनेंट है। तो एलिमिनेटिंग ए बी सी फ्राम 1 2 एंड 3, 3 इक्वेशन मेरे पास मौजूद हैं 1 2 3, इनसे मैंने निकालना है ए बी सी। अच्छा सॉरी, ए बी सी भी निकालने की जरूरत नहीं है, मैं डायरेक्ट इक्वेशन ऑफ प्लेन निकाल लेता हूँ। यहाँ पर देखो ए के साथ जो नंबर है वो है एक्स माइनस अल्फ़ा, बी के साथ जो नंबर है वो वाई माइनस बी बीटा, और सी के साथ नंबर है जेड माइनस गैमा। और नीचे मेरे पास यहाँ पर ए के साथ नंबर है L1, बी के साथ नंबर है M1, ये सारा लिख दिया इक्वल टू 0। इस डिटर्मिनेंट को ओपन कर लेंगे, ठीक है। डिटर्मिनेंट को ओपन कैसे करना, जैसे आप जानते हैं ना, ये समीशन लिख दिया मैंने, या आप सिंपल ओपन कर ले। देखो यार, सिर्फ एक चीज़ मैंने ओपन की है, फर्स्ट रो से एक्स माइनस अल्फ़ा लिखा, फर्स्ट रो छोड़ देंगे और फर्स्ट कॉलम, तो बाकी क्या बचेगा, M1 N1 M2 N2, इसका डिटर्मिनेंट आ जाएगा ना ऐसे ही, M1 N1 M2 N2। अब इसका डिटर्मिनेंट ओपन कर रहे हैं तो यही चीज़ बन जाती है सारी। अब इसी तरह बाकी भी आने हैं एलिमेंट्स वाई माइनस बीटा भी, लेकिन वो पूरा मैंने ओपन नहीं किया, उसको बस बुक में आपका आंसर ऐसे लिखा हुआ है, समीशन लिखकर बस खत्म हो गया, इज द रिक्वायर्ड क्वेश्चन ऑफ द प्लेन। ये आपके पास क्वेश्चन ऑफ प्लेन आ गई। दूसरा मेथड अदरवाइज ये होता है कि जैसे मैंने पहले क्वेश्चन किया था, 2 क्वेश्चन थी, उसमें से हम ए बी सी की वैल्यू एलिमिनेट कर सकते थे। यहाँ से ए बी सी की वैल्यू एलिमिनेट कर लें, उसको लाकर यहाँ पर पुट कर दें, आंसर फिर भी वही आएगा, लेकिन वो लेंथी हो जाएगा काम, ठीक है। ले जी, अजानें ज़रा शुरू हो गई हैं। अब आपका रह गया है वैसे भी एक क्वेश्चन, एक लास्ट क्वेश्चन रह गया है, ठीक है। इसको फिर अजानों के बाद डिस्कस करते हैं। ले बेटा, नेक्स्ट अब आपके पास लास्ट क्वेश्चन कहते हैं जी कि इफ़ पी एफ पी डैश एंड क्यू एफ क्यू डैश आर द 2 परपेंडिकुलर फोकल कोड ऑफ अ कॉनिक। एक कॉनिक की 2 कोड्स हैं, फोकल कोड हैं, एक का नाम पी एफ पी डैश है, दूसरी का नाम क्यू एफ क्यू डैश है।
ये दोनों परपेंडिकुलर हैं। आपने प्रूफ ये करना है कि ये जो सारी वैल्यू निकालेंगे, ये सम जो है सारा, ये सारा सम जो है ना इज अ कांस्टेंट, ये कांस्टेंट के बराबर है। ठीक है, ये क्वेश्चन आपका है जी 6 पॉइंट मेरे ख्याल से 7 में से है, मैंने लिखा नहीं यहाँ पर। ठीक है, ये जी क्वेश्चन नंबर 8 है और मेरे ख्याल 6.7 में से है शायद, नहीं सॉरी ये 6.4 में है। 6.4 में क्वेश्चन नंबर 8 है। ये मैंने कॉनिक की कर्व लेट कर ली, लेट कर लिया। लेट इक्वेशन ऑफ द कॉनिक इज दिस, आर इज इक्वल टू एल ओवर 1 माइनस ई कॉस थीटा। हेयर पी एंड पी डैश क्यू, यहाँ पर आएगा पी एफ पी डैश, पी एफ पी डैश एंड क्यू एफ क्यू डैश आर द टू परपेंडिकुलर फोकल कोड्स। फोकल कोड आप जानते हैं, ऐसी कोड को कहते हैं जो फोकस से पास करे, जो कोड फोकस से पास करे उसे फोकल कोड बोलते हैं। तो ये एक पी पी डैश आपको लाइन नज़र आ रही है, पी एफ पी डैश, और एक है क्यू एफ क्यू डैश। ठीक है, ये दोनों हैं। अच्छा जी, अब सबसे पहले हम लेट कर लेते हैं, ये जो पॉइंट पी है ना, इसके कोऑर्डिनेट्स ये हैं पी आर थीटा। अब आपने क्यू के कोऑर्डिनेट निकालने हैं, तो क्यू आपके पास है सेकंड क्वाड्रेंट में। ठीक है ना, सेकंड क्वाड्रेंट में इसके कोऑर्डिनेट बनेंगे। सबसे पहले इसका जो रेडियस वेक्टर है उसका नाम मैंने रख दिया यहाँ पर आर डैश। क्यू के लिए, क्यू के लिए आपके पास जो रेडियस वेक्टर है वो है आर डैश, ये लेट किया हुआ। यानी ये अगर आप ऐसे, आपको नज़र नहीं आ रहा तो ये कुछ ऐसे मैंने बनाया है। ये अगर मेरे पास पॉइंट क्यू है ना, तो इसका यहाँ से यहाँ तक ये जो वेक्टर है ये है रेडियस वेक्टर, और उसे हम आर डैश से डिनोट कर रहे हैं, आर डैश से। अब जो कि सेकंड क्वाड्रेंट में होने की वजह से ये जो पूरा एंगल यहाँ से यहाँ तक बनेगा, इतना एंगल तो आपके पास पहले थीटा है, ये थीटा है। अब ऊपर ये आपके पास आएगा π/2 प्लस थीटा, क्योंकि ये वैसे भी दोनों परपेंडिकुलर हैं, सही है ना। तो ये π/2 प्लस थीटा आ गया सेकंड क्वाड्रेंट में, इस तरह आप याद रख लें। इसी तरह पी डैश आपका थर्ड क्वाड्रेंट में आपका जो रेडियस वेक्टर मैंने लेट कर लिया आर डबल डैश, और ये पाई प्लस थीटा आ जाएगा। चौथे क्वाड्रेंट में यहाँ पर आएगा 3π/2 प्लस थीटा, सही है। अच्छा, अब सिंस ऑल दीज पॉइंट्स लाइज ऑन अ कॉनिक, ये आपको कॉनिक पर लाई करते हैं, सो दे विल सेटिस्फाई क्वेश्चन नंबर 1। अब आपने क्या करना है, ये जो पॉइंट लिखे हैं ना पी पी डैश क्यू क्यू डैश, इनको अपनी क्वेश्चन नंबर 1 में पुट कर दें। ठीक है, मतलब कैसे पुट करेंगे, इस क्वेश्चन नंबर 1 के जो वो है ना पोलर कोऑर्डिनेट्स, वो है आर और थीटा में। अब आप जब क्यू पुट करोगे तो उसमें आर की जगह आर डैश पुट करेंगे और थीटा की जगह π/2 प्लस थीटा, मतलब कुछ इस तरह है। फॉर पी आर थीटा ये मेरे पास कॉनिक है, ठीक है ना, और इसको ऐसे लिख सकते हैं, आर जो है वो पी से लेकर फोकस तक का डिस्टेंस था, तो आर की जगह मैंने लिख दिया पी एफ इज इक्वल टू एल ओवर 1 माइनस ई के कॉस थीटा। जब आप क्यू पॉइंट पुट करेंगे तो आर की जगह आ जाएगा, मैंने बताया आर डैश, और थीटा की जगह लिखेंगे π/2 प्लस थीटा। अब आप जानते हैं cos π/2 प्लस थीटा, इस पर आप अल्फा जमा बीटा का फार्मूला लगा लें, या लाइट एंगल का कंसेप्ट इस्तेमाल करना है। ये आपके पास π/2 प्लस थीटा सेकंड क्वाड्रेंट में cos आपके पास होता है जी नेगेटिव, तो बन जाएगा नेगेटिव हो जाएगा, और कोज अपनी को रेशो साइन में बदल जाएगा, या आप सिंपल अल्फा जमा बीटा का फार्मूला लगा दें, तो माइनस साइन थीटा और ये वाला माइनस, ये वाला जो है ये दोनों प्लस हो जाएंगे, ये इस तरह आ जाएगा। और ये जो है आर डैश, ये क्या है, क्यू से लेकर एफ तक का डिस्टेंस है। ये देखें आर डैश जो है वो क्यू से लेकर फोकस मैंने यहाँ पर रीजन पर रखा हुआ है। अच्छा जी, आगे चलते हैं। इसी तरह ही ये बी डैश पुट किया तो ये कर्व आ गई, क्यू डैश पुट किया तो ये आपके पास इक्वेशन आ गई। अब आपने ये पहली चीज़ जो क्वेश्चन के मुताबिक वो ये निकालनी है 1 ओवर पी एफ इंटू एफ पी डैश। पी एफ मेरे पास ये सारा है, ये लिख दिए यहाँ पर, और एफ पी डैश ये आगे यहाँ पर ये वैल्यू पुट कर दी है, सिर्फ ये एफ पी डैश यहाँ से ये आ गया, ये यहाँ पर मल्टीप्लाई हो रहे हैं, आ जाएगा एल स्क्वायर, नीचे ए प्लस बी ए माइनस बी का फार्मूला लगा दिया, रेसिप्रोकल लिया, ये सारी चीज़ आ गई। इसी तरह क्यू एफ और एफ क्यू डैश निकाला आपने, ठीक है, ये यहाँ पर पुट कर दिया, सोल्व किया, ये चीज़ आ गई। अब इन दोनों को आपने प्लस करना है पहली, और ये दूसरी को जो एक्सप्रेशन है
इनको प्लस किया, एल स्क्वायर एलसीएम बन गया, ऊपर आपके पास ये रह गया ई स्क्वायर, यहाँ से इन दोनों में से कॉमन निकाल लिया, कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा 1 आ गया। ये आपके पास आंसर आ गया 2 माइनस ई स्क्वायर ओवर एल का स्क्वायर। एल क्या है, लेटेस्ट रेक्टम की लेंथ है, कांस्टेंट नंबर है। ई क्या है, सेंट्रिसिटी, वो भी कांस्टेंट है। 2 माइनस कांस्टेंट 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 ओवर कांस्टेंट कांस्टेंट, तो ये सारा फाइनल आंसर आपका कांस्टेंट में आ गया। यही हमने प्रूव करना है विच इज कांस्टेंट। तो आई होप कि बेटा अपनी तरफ से मैंने कोशिश की आपको चीज़ों को समझाने की। थोड़ा सा फास्ट वे से काम किया, लेकिन फिर भी खैर काफ़ी लेंथी हो गई वीडियो, क्योंकि ये आपकी डिस्कशन थी, ये रूटीन में नहीं था। अदरवाइज रूटीन में लेक्चर में मैं थोड़ा ज़्यादा डिटेल से आपको बताता। तो फिर भी खैर अगर वीडियो थोड़ी सी भी आपके लिए हेल्पफुल हुई तो बेटा लाजमन लाइक कर लीजिएगा, शेयर कर लीजिएगा और अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़ जी।